अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने ओएसआई मॉडल का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टडी किया है। अभी हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं टीसीपी आईपी सूट, जिसको टीसीपी आईपी स्टैक भी कहते हैं। तो बेसिकली जो प्रैक्टिकली रियल सिनेरियो में जो मॉडल इम्प्लीमेंटेड है वो आपका टीसीपी आईपी स्टैक है। जो ओएसआई मॉडल है इसको एज अ रेफरेंस मॉडल जो है वो स्टडी किया जाता है। तो आपको ये पिक्चर जो अभी नजर आ रही है सामने, आई थिंक प्रोजेक्टर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी, अभी आपको ये स्लाइड जो व्यू कर रहे हैं आप इसमें ज़रा गौर से देखें। तो अगर हम इनको ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी स्टैक को कंपेयर करें तो किया क्या गया है जी, जो आपकी टॉप की 3 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इन तीनों को मर्ज करके टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ एप्लीकेशन लेयर ही कहा गया है। और इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ट्रांसपोर्ट ही है, और जो आपकी नेटवर्क लेयर है उसको उसकी सेम फंक्शनैलिटी है, जस्ट उसका नाम यहाँ पे इंटरनेट लेयर उसको कॉल किया गया। ठीक है। और लास्ट में जो 2 लेयर्स हैं आपकी डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, इनको भी मर्ज करके नेटवर्क एक्सेस लेयर कहा गया। अब बेसिकली हम देखते हैं कि बेसिकली इन लेयर्स को हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह यूटिलाइज करते हैं। देखें, ये टीसीपी आईपी को प्रोटोकॉल सूट, ये टीसीपी आईपी स्टैक इस वजह से कहा जाता है कि बेसिकली ये आपको कुछ एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेयर्स यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करवाई गई हैं, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो जो कॉमन रिनाउन नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। अब लेट्स से कि डीएनएस और इसके अलावा एफटीपी, एसएनएमपी, एसएमटीपी, ये तमाम के तमाम जो हैं ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। बेसिकली जब भी कोई नया प्रोटोकॉल, देखें, जब भी आप कोई चीज बनाने लगते हैं तो आपके जहन में एक रेफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक आप कह लें कि एक जो है ना, तरखान जब एक चारपाई बनाने लगेगा तो उसके जहन में एक स्केच है कि चारपाई के जो है 4 पाए होंगे। ठीक है। और उसकी लेंथ इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी, और ये उसके जो है फंक्शन होंगे। ठीक है। द सेम वुड बी द केस विद द नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है। इनको रेफरेंस मॉडल इसलिए बनाया गया ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नेटवर्क इवॉल्व हुए तो डिफरेंट जो वेंडर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने अपनी डिवाइसेस बनानी स्टार्ट करनी थी, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वाली। तो अब इस चीज में ये बहुत लाजमी था कि जो डिफरेंट वेंडर्स या मैन्युफैक्चरर अपनी डिवाइसेस बनाएंगे
तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। लेट्स से कि एक कंपनी है, उसके पास किसी और कंपनी की डिवाइसेज हैं, सिस्को की हैं, सेकंड कंपनी के पास जूनिपर की हैं, थर्ड के पास हवावे की हैं, तो क्या वो आपस में सिर्फ उसी सूरत में कम्युनिकेट कर सकती है ना जब वो एक कॉमन मॉडल की बुनियाद पे बनाई गई हों। तो ये बेसिकली रीजन थी। इसी तरह ये तो थी डिवाइसेस की बात। इसी तरह जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं उनकी भी बात ये थी कि वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कॉमन होने चाहिए, ठीक है, जो तमाम डिवाइसेस उनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो अब इन लेयर्स का जो पर्पस डिफाइन करने का मकसद ये था, देखें आप एक गाड़ी लेते हैं तो आपको पता है कि गाड़ी किसी भी कंपनी की हो, लेकिन आपको पता है कि उसकी ये फंक्शनैलिटीज होंगी, ठीक है। वो 4 पहियों वाली गाड़ी होगी, ठीक है जी, उसके अंदर जो है ड्राइविंग सीट होगी, उसकी ड्राइविंग कंट्रोल करने के लिए एंड सो, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें। तो इसी तरह जो आपको अभी OSI लेयर्स लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया है, तो आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन लेयर जो है उसका क्या पर्पस है। एप्लीकेशन लेयर ने जो एक एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है यूजर को, जिसके यूजर जो है उस एप्लीकेशन में इंटरेक्ट कर सके। लेट्स से कि ब्राउजर जो है वो एक एप्लीकेशन है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ब्राउजर का इंटरफेस ही ना हो जिसमें आप उसे इंटरेक्ट करके बताते हैं कि जी गूगल ओपन कर दें, फ्ला वेबसाइट ओपन कर दें, तो आपके लिए तो वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसकी बदौलत वो यूजर उस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता है, अपना जो भी डाटा उसने ट्रांसफर करना है, राइटअप करना है, वो वहां पे उस इंटरफेस पे वो सब काम कर सकता है। और जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, उसने वो जो डाटा जो एप्लीकेशन लेयर से यूजर उसको प्रोवाइड कर रहा है या उसको नीचे वाली लेयर से मिल रहा है, उसने उस डाटा को प्रेजेंट करना होता है। अगर एप्लीकेशन का डाटा है तो उसको प्रेजेंट करना है एक कॉमन फॉर्मेट में, नेटवर्क के फॉर्मेट में, जिसको वो ट्रांसमिट कर सके। इसी तरह अगर नीचे से डाटा आता है तो उसको वापस एप्लीकेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। इसी तरह आपकी जो कंप्रेशन और डीकंप्रेशन होती है, फाइल का साइज रिड्यूस करना और वापस उसको रीस्टोर करना, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। इसी तरह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, डाटा को सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्ट कर देना, ठीक है, लॉक कर देना, और उसके बाद फिर उसको रिसीविंग एंड पे डी इंक्रिप्ट करना, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर के काम है, ठीक है। उसके बाद है सेशन लेयर, जो ये बेसिकली देखें यहाँ पे आपको सिर्फ एप्लीकेशन लेयर नजर आ रही है। OSI में आपने पढ़ा सेशन लेयर, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सेशन लेयर का काम होता है कि जब एक एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट की, दूसरे एक क्लाइंट ने एक एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपने सर्वर से कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट की, तो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन उसको मेंटेन रखना, और जब क्लाइंट कहे कि जी अब बंद कर दें तो उसको क्लोज टर्मिनेट कर देना, ये जिम्मेदारी किसकी है? सेशन लेयर की। और फिर वो जो कम्युनिकेशन है, क्या वो वन वे होगी, मतलब सिंप्लेक्स होगी, या वो टू वे होगी, ठीक है, कि हम क्लाइंट सुन भी सकता है, रिसीव भी कर सकता है, इसी तरह दूसरा भी, ठीक है, या वो अगर वन वे होगी तो सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स की एग्जांपल कोई बताएं मुझे। रेडियो, रेडियो आपका FM रेडियो, AM रेडियो, आपके टीवी, आपका जो घर में टेलीविजन है, ठीक है, आपका जो केबल टेलीविजन है, ये तमाम सिंप्लेक्स हैं, क्योंकि आप इसमें सिर्फ डाटा रिसीव कर रहे हैं, सेंड नहीं कर रहे कुछ। ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। हाफ डुप्लेक्स ये होती है कि दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो सकेगी, लेकिन एट अ टाइम एक साइड पे होगी। जिसकी एग्जांपल लेट्स से कि एक वॉकी टॉकी है, लेकिन सिर्फ वॉकी टॉकी नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी आपकी एग्जांपल्स हो सकती हैं नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और फुल डुप्लेक्स की कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल आप ब्राउजर पे जो है वो लिखते हैं google.com, तो आपका डाटा जा भी रहा है और उसी वक्त आपको उसका रिप्लाई भी आ रहा है, आप डाटा सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? ये फुल डुप्लेक्स नहीं है, ये फुल डुप्लेक्स है। तो ये डिसीजन के जो हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं या जो हम एप्लीकेशन बनाने लगे हैं,
ये सिंप्लेक्स होगी, हाफ डुप्लेक्स होगी या फुल डुप्लेक्स होगी। बेसिकली बनाए तो तीनों चीजें जा सकती हैं। ये फैसला हमने करना है कि हमारी जरूरत क्या है, क्योंकि टेलीविजन में हमारी जरूरत क्या है, सिंप्लेक्स है। वॉकी टॉकी में हमारी जरूरत हाफ डुप्लेक्स है, या लाजमी नहीं वॉकी टॉकी, आप ऐसी एक खुद एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो एट अ टाइम या सेंड करेगी या रिसीव करेगी। ठीक है जी, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, इसी तरह आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। नॉर्मली जो अमूमन एप्लीकेशन होती हैं आपकी, स्काइप है, ब्राउजर्स हैं एंड सो ऑन, व्हाट्सएप है, आईमो है, ये तमाम जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं ये तमाम फुल डुप्लेक्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीजें, प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन की जो जितनी फंक्शनैलिटी थी, प्रैक्टिकली इसको सेपरेट सेपरेट करना काफी पॉसिबल नहीं था, फीजिबल नहीं था। तो इसलिए उन्होंने टीसीपी आईपी मॉडल जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड है आपकी कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, तो एप्लीकेशन लेयर ही इन तीनों फंक्शनैलिटीज को टीसीपी आईपी में हैंडल कर रही है। ठीक है, तो अब जो भी डेवलपर, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को, वो कोई इंडिविजुअल है या वो कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहा है, जब भी वो कोई एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बनाने लगेगा, डेवलप करने लगेगा, सो उसको ये तीनों लेयर्स की, या इस लेयर में जो मैंने फंक्शनैलिटीज बताई हैं वो इसके अंदर क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है, ये बेसिकली ये फंक्शन इसलिए बताएंगे हैं कि अब जो भी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होगा उसके अंदर ये सारी फंक्शनैलिटीज मौजूद होंगी। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये डीएनएस एक प्रोटोकॉल है, तो डेफिनेटली इसका कोई इंटरफेस होगा जिसके जरिए हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसका कोई सेशन मेंटेनेंस का भी कोई मैकेनिज्म होगा, इसका डाटा को प्रेजेंट करने का भी कोई मैकेनिज्म होगा। ठीक है जी, इसी तरह आगे डिफरेंट और प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। ये HTTP ये क्या है जी, HTTP के बारे में कोई बताए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपके ब्राउजर्स जो हैं वो ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अब तो नॉर्मली आपकी कम्युनिकेशन HTTPS पे हो रही है, सिक्योर मतलब HTTP पे, ऐसा ही। तो ये देखें, ये आपकी कोई भी एप्लीकेशन है तो बैकएंड पे वो कोई एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रही है। ठीक है, ख्वा वो स्काइप है, ख्वा वो व्हाट्सएप है, ख्वा वो ब्राउजर है, ख्वा वो यूट्यूब है, वो कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज कर रही है। ठीक है, ख्वा वो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, जो P2P जैसे आपके टोरेंट्स हैं वो P2P प्रोटोकॉल यूज करती हैं। जितनी भी आपकी ब्राउजर्स हैं ये तमाम वेब सर्वर्स की कम्युनिकेशन या HTTP के ऊपर हो रही होती है या HTTPS के ऊपर हो रही होती है, ऐसा ही है। और FTP और TFTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो FTP सर्वर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती हैं डाटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। ठीक है जी, तो इसी तरह आपके ये जो SMTP, POP और IMAP हैं, आपके ये जितने दुनिया के ईमेल सर्वर्स हैं ये सारे इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर रिलाई करते हैं, वो जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है। ठीक है, इसमें जो आपका SMTP है ये ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है, और जो पॉप है वो किसके लिए यूज होता है, रिसीव करने के लिए। और जो IMAP है ये है कि ये बेसिकली जब पॉप में ये होता है कि डाटा आपका पॉप में ये होता है कि सर्वर के ऊपर रहेगा, आपके पास लोकल कॉपी नहीं आएगी। IMAP में ये होता है कि सर्वर के ऊपर भी पड़ा है, आपके पास मोबाइल में भी लोकल कॉपी आ जाती है, जैसे जीमेल की एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आप नेट से ना कनेक्टेड हो तो जो आपने ईमेल्स डाउनलोड कर ली हैं वो आपके जीमेल की एप्लीकेशन में रहती हैं। ठीक है, और इनके अब सिक्योर वर्जन्स भी आ चुके हैं। ठीक है, IMAP S है या इस तरह। और DHCP का आप बखूबी जानते हैं कि नेटवर्क के ऊपर इसका काम क्या होता है, डिवाइसेस को IP असाइन करना, ये हम आगे चल के देखते हैं। तो
अब हम वन बाय वन इन लेयर्स को डिस्कस करने लगते हैं और इनके अंदर जो ये कॉमन प्रोटोकॉल है इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये इस स्लाइड में नेक्स्ट उसने खुद डिस्कस किए हैं, लेकिन हमने पहली स्लाइड पे डिस्कस कर लिया, तो लेट्स से हम दोबारा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जी। तो ये वो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। डीएनएस किस लिए इस्तेमाल होता है, कोई बताएगा? डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होता है, ये आईपी एड्रेस के लिए होता है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए। चलें इसको डिस्कस करते हैं, नहीं हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक जी नहीं बेटा, वो काम डीएचसीपी का है, डीएनएस। अच्छा ये एक बात याद रखिएगा, जैसे आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी आपका आईडी कार्ड नंबर है, ऐसा ही। अगर हमने किसी भी बंदे को ट्रेस करना है तो हम उसके आईडी कार्ड से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं उसका एड्रेस क्या है और जो भी फर्दर डिटेल्स है। तो ये बात याद रखिएगा, ये इंटरनेट की दुनिया, ये जो पूरी ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें जो इंटरनेट का निज़ाम है उसमें जो यूनिक आइडेंटिटी है वो है आपका आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस एक वक्त पूरी दुनिया में एक डिवाइस के ऊपर चल रहा होता है, वो उस वक्त पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं। आप जरा सोचें कि अगर ऐसा हो कि वो किसी और के पास भी हो तो फिर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। आपको कैसे पता लगेगा कि वो उस यूजर ने की है या उसने की? ठीक है। हाँ, इसमें पब्लिक प्राइवेट की बात और है, वो हम बाद में करेंगे। अभी आप यही समझे हम पब्लिक आईपीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा आगे हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस की बुनियाद पे पूरी दुनिया के सर्वर्स, खवा वो जितने भी मतलब गूगल है, यूट्यूब है, ये तमाम सर्विसेज के जो सर्वर्स हैं वो किसी ना किसी आईपी एड्रेस के ऊपर रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि आईपी एड्रेस जो होते हैं इनको याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक 4 ऑक्टेट्स पे मुहित डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। और इसको याद करना, अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल का आईपी बताएं तो आपको याद नहीं होगा। मैं आपको कहूं कि मुझे 10 वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस बताएं तो आपको याद नहीं होगा शायद, या चलें शायद याद हो तो मैं कहूंगा 50 के बताएं तो आप नहीं बता सकेंगे। लेकिन मैं अगर आपको कहूंगा मुझे 50 वेबसाइट्स के नाम बताएं तो शायद आप मुझे 100 के बता देंगे, क्योंकि बाय नेचर जो हम ह्यूमंस हैं हमें नाम याद रहते हैं, ये ज्यादा कन्वीनियंट हैं नाम याद रखना, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में चीजों को नामों से याद करते हैं, नंबर से याद नहीं करते, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को इस तरह हल किया गया कि बजाय इसके कि ह्यूमंस को इस मुश्किल में डाल दिया जाए कि वो जो है वो कंप्यूटर्स के आईपीज याद रखें, वेबसाइट्स के आईपीज याद रखें, वो सिर्फ नाम ही याद रखें, ठीक है। और एक ऐसी सर्विस बना दो जो उस नाम को ट्रांसलेट कर दे किसमें, आईपी एड्रेस में। तो इसका मतलब है कि हकीकत में वो जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही है किसी भी कंप्यूटर के साथ, किसी भी सर्वर के साथ, किसी भी वेबसाइट के साथ, तो वो किस पे हो रही है, वो आईपी एड्रेस पे हो रही है। और हम आपको ये यहाँ पे अभी दिखाने भी लगे हैं कि अगर आप आईपी एड्रेस लिख देंगे तो तब भी वही वेबसाइट खुलने वाली है, बल्कि वो जो दरमियान में डिले है ट्रांसलेशन का वो हत्ता के बहुत कम है, कोई ना मिली सेकेंड्स है, लेकिन वो भी नहीं आएगा फिर तो। लेकिन वो इतना थोड़ा है कि आप उसको फील ही नहीं करते, इसलिए हमें वो शायद गूगल लिखने में जल्दी लिखा जाएगा, आईपी लिखने में शायद हमें देर लग जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप ये देखें कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है www.cisco.com, ये ब्राउजर में हमने लिखा है।
अब डीएनएस एक सर्विस है जो हम बना के भी देखेंगे इस कोर्स के अंदर। ये नहीं है कि हम कहेंगे एक सर्वर होता है। अब हम नेटवर्क इंजीनियर हैं, हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब हम खुद अपना एक डीएनएस बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह उसके अंदर जो है ये फंक्शनैलिटी इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो ये देखें डीएनएस ने क्या किया है कि उस नाम को किस में ट्रांसलेट कर दिया है, आईपी एड्रेस के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। अब होगा क्या, अब ये मैं बात आपको बता चुका हूं कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके लिए नामों को याद करना बड़ा इजी है और जबकि न्यूमेरिक को याद करना मुश्किल है। तो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि बेसिकली ये रिक्वेस्ट जो है ये किसके पास आएगी, ये एरो में बता रहा है डीएनएस सर्वर के पास आएगी और सर्वर जो है वो जवाब में क्या देगा, आईपी एड्रेस बताएगा किसको, क्लाइंट को। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब बात ये है, एक सवाल है मेरा कि अगर हम कहें कि मैं अपना एक डीएनएस सर्वर बनाता हूं, ठीक है, और आखिर वो डीएनएस सर्वर जो है वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि खुद ब खुद उसको पता ही लग जाएगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त करोड़ों अरबों जो वेबसाइट्स हैं उन सबके आईपी कैसे पता लग जाएंगे। ये भी तो सोचने वाली बात है। ठीक है, अब देखें मैं इधर अभी एक डीएनएस सर्वर बनाया और मैं उससे पूछता हूं कि मुझे गूगल का आईपी बताओ या यूट्यूब का बताओ या ट्विटर का बताओ, तो कुछ ही लम्हों में उसके पास सारा रिकॉर्ड कहां से आ गया। तो बेसिकली ये निज़ाम डीएनएस सर्वर्स जो हैं ये बिल्डअप जो होते हैं इसमें भी एक तरीकाकार अपनाया गया। वो तरीकाकार ये था कि हर डीएनएस सर्वर अपनी डोमेन के रिकॉर्ड्स का जिम्मेदार है, उसको दुनिया के रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। जिस तरह के आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कि हर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अपने जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इस तरह हर जिले में एक एडमिनिस्ट्रेटर है, इसी तरह फिर रीजन्स में है, इसी तरह फिर प्रोविंस में है, उसी तरह फिर पूरी कंट्री में ऐसे ही है। तो इन केस अगर आपने किसी जिले के किसी बंदे को ट्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, आप अप्रोच करेंगे पहले फेडरल में, वो प्रोविंस को कहेंगे, प्रोविंस वाले अपने रीजन को कह देंगे, रीजन वाले अपने डिस्ट्रिक्ट को कह देंगे एंड फाइनली वो बंदा ट्रेस हो जाएगा। तो ये एक हायरार्किकल मॉडल है चीजों को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए। तो यही, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक कंप्यूटर जो है वो पूरी दुनिया के रिकॉर्ड इकट्ठे करे और दुनिया में हर लम्हे में सैकड़ों हजारों वेबसाइट्स नई बन रही हैं, ऐड हो रही हैं और कुछ ऑब्सोलीट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। तो ये मैकेनिज्म एक बार तो नहीं कर रहा, ये तो कंटिन्यूस मैकेनिज्म है, वेबसाइट्स डेली नई नई बन रही हैं और फिर कुछ खत्म भी हो रही हैं। तो इसलिए होता यह है कि एक कुछ दुनिया में कुछ रूट सर्वर्स हैं, 10 से 15 जो हैं वो रूट सर्वर्स हैं। आप जब डीएनएस सर्विस इंस्टॉल करते हैं ख्वाह माइक्रोसॉफ्ट की या लाइनेक्स की या किसी और सर्विस प्रोवाइडर की, तो उसके अंदर उन रूट सर्वर्स का एड्रेस होता है, ये हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, उनके अंदर उस रूट सर्वर्स का एड्रेस होता है। ठीक है, होता यह है कि ये जो रूट सर्वर्स हैं ये टॉप लेवल डोमेन्स जो हैं ये यहाँ इनके पास सिर्फ टॉप लेवल डोमेन्स वाले कंप्यूटर्स का आईपी होता है। फॉर एग्जांपल टॉप लेवल वाली डोमेन्स क्या हैं, अगर मैं कहूँ ना www.google.com, तो कॉम जो है ना ये टॉप लेवल है, ठीक है। facebook.com, कॉम जो है वो क्या है, टॉप लेवल, ठीक है। ARY.net, तो .net जो है वो क्या है, टॉप लेवल है। fashion.org, ये क्या है, ORG जो है वो टॉप लेवल है। KFUIT.edu.pk, तो पीके क्या है, टॉप लेवल है। तो जो रूट सर्वर्स हैं वो सिर्फ टॉप लेवल वाली डोमेन कंप्यूटर्स का आईपी अपने अंदर संभाल के रखेंगे, ठीक है। और जो टॉप लेवल वाली डोमेन्स हैं उन्होंने आगे जिस जिस को डोमेन दी है वो अपने अंदर उनका रखेंगे। फॉर एग्जांपल
मैं मिसाल ये देता हूं कि हमने अभी कहा kfuit.edu.pk, तो रूट सर्वर में सिर्फ पीके वाले सर्वर का आईपी होगा, ऐसा ही है। और पीके वालों के पास kfuit का होगा, kfuit वाली डोमेन का आईपी होगा, पीके वाली डोमेन के पास नहीं होगा। उनके पास होगा सिर्फ edu का, kfuit.edu.pk, क्योंकि उन्होंने अपनी डोमेन kfuit को डायरेक्टली नहीं दी, उन्होंने दी है edu को। अब edu ने kfuit को दी है, edu के पास kfuit का रिकॉर्ड है। अब मुझे बताओ, तुम्हारा LMS की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक पोर्टल है my.kfuit, यूनिवर्सिटी का पोर्टल है my.kfuit.edu.pk। क्या my.kfuit, ये जो my वाला सर्वर है, इसका edu वालों के पास रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। इसका रिकॉर्ड किसके पास होगा? kfuit के DNS सर्वर में होगा। और लेट्स से कि अगर मैं नहीं रखता तो नुकसान तो मेरा है ना, क्योंकि दुनिया मेरे माई वाले सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकेगी। तो यही उन्होंने जिम्मेदारी आप पे डाल दी कि जो इदारा चाहता है कि उसकी वेबसाइट एक्सेस हो, वो अपने DNS में अपनी डोमेन्स के रिकॉर्ड डाले। अगर वो नहीं डालेगा तो उसका अपना नुकसान है, उसकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होंगी। MIS या lms.kfuit.edu.pk, तो LMS का रिकॉर्ड kfuit में, edu में नहीं है। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं कि ये होता, अब ये प्रोसेस होता कहते हैं कैसे है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता इस तरह है, ये यहाँ पे अगर आप देखें, इसने इसको यहाँ पे ये होता किस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कैलिफोर्निया में एक बंदा बैठा है एक ऑफिस में, वो वहां पे बैठ के लिखता है कि जी lms.kfuit.edu.pk के पास जाना है। फॉर एग्जांपल वो बंदा ये अपने घर में बैठा है। अब उसके घर, आपके घरों में कोई DNS सर्वर होता है? नहीं होता नॉर्मली। आप पब्लिक DNS सर्वर जो आपके सर्वर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड किए होते हैं, आप वो यूज कर रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। अच्छा, होगा क्या आपके वो अपने पब्लिक DNS सर्वर जो उसके ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, उसके पास जाएगा, उसका सर्वर कहेगा कि जनाब ये lms.kfuit.edu.pk का एड्रेस मेरे पास नहीं है, हाँ लेकिन मेरे पास ये जो रूट सर्वर है इसका एड्रेस है, जो दुनिया में मैंने आपको बताया कि कुछ गिने चंद, कोई मतलब 15 राउंड अबाउट 15 to 20 रूट सर्वर्स हैं, ठीक है, जो उसका एड्रेस है। अब क्या होगा, अब इसमें भी दो तरह की क्यूरीज हैं कि वो जो सर्वर है वो आपकी बिहाफ पे खुद चला जाएगा और आपको वो राब्ता करते करते जवाब ला के दे देगा। एक है कि वो क्लाइंट को वापस कहेगा कि भाई मेरे पास lms.kfuit का आईपी नहीं है, ये रूट सर्वर का आईपी है, तुम इससे राब्ता कर लो। हमारा क्लाइंट फॉर एग्जांपल क्या करेगा, राब्ता करेगा किसके साथ? रूट सर्वर के साथ। रूट सर्वर कहेगा कि जनाबे वाला मेरे पास lms.kfuit.edu.pk का एड्रेस नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पीके के सर्वर का आईपी दे सकता हूं। तो हमारे सर्वर को जवाब में किसका आईपी मिल जाएगा? पीके का। अब वो कंप्यूटर जाएगा सीधा पीके के पास कांटेक्ट करने कि जनाब मुझे lms.kfuit.edu.pk का दे दो। तो वो कहेगा कि मेरे पास LMS का तो नहीं है, lms.kfuit.edu.pk का तो नहीं है, लेकिन मेरे पास edu वाली डोमेन का है। फिर मेरा कंप्यूटर जाएगा edu के पास, edu कहेगा मेरे पास LMS का नहीं है, मैं तुम्हें kfuit का दे देता हूं, उसके पास होगा। अब वो kfuit के पास आएगा, अगर अब kfuit के पास होगा तो kfuit का सर्वर उसको जवाब देगा, और यकीनन होना चाहिए क्योंकि lms.kfuit की सब डोमेन है। ये कहेगा मेरे LMS सर्वर का आईपी ये है, और वो वापस मिल जाएगा। तो अब वो ब्राउजर असल में, पहले ये सारा काम ट्रांसलेशन हुई है, अब ये इतने मैकेनिज्म के बाद मुझे सिर्फ क्या मिला है? LMS का आईपी मिला है जिसपे मेरे ब्राउजर ने जाके हकीकत में कम्युनिकेशन करनी है। तो अब वो
जब आईपी मिल जाएगा, देखो कम्युनिकेशन डीएनएस के पास नहीं आनी, डीएनएस कोई सर्विस नहीं देगा, डीएनएस ने तो सिर्फ आईपी बताया एलएमएस का। अब वो कनेक्शन सीधा किधर आएगा, मेरे एलएमएस के सर्वर के पास आएगा। समझे हैं बात? इसी तरह फॉर एग्जांपल www.youtube.com, ठीक है जी। अब मैं इधर अपने कंप्यूटर पे बैठ के लिखता हूं कि www.youtube.com, सीधा फॉर एग्जांपल मैंने एक डीएनएस सर्वर इस इदारे में बनाया हुआ है, सीधी क्यूरी जाएगी मेरे डीएनएस सर्वर के पास। तो डीएनएस सर्वर माजरत करेगा कि जनाब ये मेरी डोमेन का हिस्सा नहीं है, मैं क्या करता हूं, आपको रूट सर्वर का एड्रेस बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी फिर एक इटरेटिव क्यूरी होती है, एक रिकर्सिव होती है कि सर्वर खुद जाएगा या क्लाइंट को। लेट्स से कि जी सर्वर खुद जाएगा, सर्वर सीधा जाएगा रूट के पास, उसको कहेगा कि मुझे जनाब youtube.com का एड्रेस चाहिए, www.youtube.com। वो कहेगा मेरे पास यूट्यूब का नहीं है, कॉम का है। हमारा सर्वर कॉम के पास जाएगा, कॉम कहेगा ये लेंगे, ये यूट्यूब का आईपी एड्रेस है। तो जब इस सर्वर को मिल जाएगा, ये सीधा मुझे वापस करेगा क्लाइंट को कि ये लो यूट्यूब का आईपी। तो फिर क्या होगा, मैं यूट्यूब से कम्युनिकेशन करूंगा। और इसमें एक चीज ये भी होती है कि जब एक बार सर्वर जो है वो किसी एड्रेस को रिजॉल्व करता है, मतलब इस यूनिवर्सिटी में 10-15 हजार बच्चे हैं, सोचेंगे 15 हजार बच्चे बार बार लिखते हैं youtube.com youtube.com, तो क्या 15 हजार बार, और दिन में पता नहीं कितनी बार आप लोग अपनी मोबाइल ऐप बंद करते हो ओपन करते हो, तो हर बार अगर उसको जाना पड़े तो ये तो टाइम की वेस्टेज है और इनएफिशिएंसी है। तो होता क्या है कि जब एक बार वो रिजॉल्व कर लेता है तो उसको अपनी कैशे में रख लेता है, ठीक है। और वो कैशे में कितनी देर रखता है, ये जिसकी डोमेन होती है ना, उसने हर डीएनएस रिकॉर्ड के साथ लिखा होता है टीटीएल वैल्यू, कि ये वाला मेरा रिकॉर्ड 1 घंटे के लिए वैलिड है, 24 घंटे के लिए वैलिड है, उतनी देर के लिए वो सर्वर अपने पास रख लेता है। और उतनी देर के बाद अगर कोई क्यूरी आएगी तो फिर वापस जाके पता करेगा कि हाँ अभी भी यूट्यूब का आईपी यही है जो तुमने मुझे पहले दिया था। एक कैशे होती है सर्वर के पास, और एक कैशे जनाब आपका जो ब्राउजर है वो भी रख के बैठा होता है। कई दफा आपने देखा कि कोई वेबसाइट बंद होती है लेकिन आप ब्राउजर में खोल रहे हैं वो खुल रही है, क्योंकि आपका ब्राउजर हिस्ट्री में से, कैशे में से उसको उठा रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट चल गई है लेकिन आपका ब्राउजर बार बार कह रहा है कि नॉट रीचेबल नॉट, जब आप नए ब्राउजर में या न्यू उसमें टैब में ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाती है, ठीक है जी। तो ये इस तरह बेसिकली प्रोसेस हो रहा होता है डीएनएस सर्वर्स का। तो अब हम, अच्छा, और ये सारा प्रोसेस कुछ लम्हों में हो रहा होता है जो हमने आज तक कभी फील ही नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल ये हम चेक भी कर सकते हैं, हम यहां पे लिखते हैं CMD, यहां पे हम लिखते हैं NS लुकअप। जब हम NS लुकअप लिखते हैं तो जवाब में जो मेरे नेटवर्क पे मेरा मौजूदा डीएनएस सर्वर होगा उसका एड्रेस आ जाएगा। तो लेट्स से इस वक्त मेरा एड्रेस उसने मुझे ये सामने जो आपके लिखा है ये बता दिया, ये मेरा डीएनएस सर्वर है लोकल। आपका कुछ और भी हो सकता है जब आप घर में लिखेंगे या कहीं और, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब मुझे रिजॉल्व करके दो lms.kfuit.edu.pk, इंटर। वो कहता है जनाब LMS वाले सर्वर का आईपी ये है 10.1.0.101, सही है, और साथ कुछ नहीं लिखा। अब मैं इसको कहता हूं कि जनाब मुझे रिजॉल्व करके दो my.kfuit, तो ये देखें इसने मुझे बताया है उसका आईपी, और उसका आईपी भी सेम है। ये हो सकता है कि एक ही आईपी पे बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हों, ठीक है। ये जब हम वेब सर्वर बनाएंगे तो देन आपको सिखाएंगे। अच्छा, लेट्स से के, नहीं बेटा ये लाजमी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक डोमेन बहुत सारे आईपीस पे चल रही हो, ये मैं आपको अभी दिखाने लगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक आईपी पे बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। अच्छा, www.google.com, अब इस चीज का जवाब क्या आया जरा गौर से देखिएगा। कहता है कि आपका सर्वर 10.1.0.87 है, मेरा डीएनएस सर्वर का आईपी ये है। आगे लिखा है नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, कि मैं आपको जवाब दे रहा हूं लेकिन मैं इसका अथॉरिटेटिव नहीं हूं।
ये गूगल का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, ये मेरी डोमेन का हिस्सा नहीं है, मैं आपको कहीं से लेके दे रहा हूं। जब जब देखो मैंने अपनी डोमेन के रिकॉर्ड पूछे थे एलएमएस और माई, तो ये लिखा आया था नॉन अथॉरिटेटिव? नहीं आया था, क्योंकि वो रिकॉर्ड मेरे डीएनएस सर्वर के पास पड़े थे, मेरी अपनी डोमेन के थे। लेकिन गूगल तो मेरी डोमेन का हिस्सा तो नहीं है ना। तो जब भी कोई ऐसी डोमेन को हम रिजॉल्व करवाएंगे तो वो बता रहा है कि वो नॉन अथॉरिटेटिव आंसर है। और जवाब क्या आया ये देखें, ये आईपी एड्रेस आया है। अब आपको ये दिखाने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए कि जनाबे वाला कि असल में कम्युनिकेशन आईपी पे हो रही होती है, नाम तो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये आईपी इधर लिखते हैं तो क्या होगा, 216.58.207, यही था आईपी, किसी ने देखा 100। ये देखें मैंने ये आईपी लिखा है और क्या होगा, और लिखा आईपी है तो खुल क्या गया है, गूगल। सही है। अच्छा एक मजे की बात और भी है कि आप लोग अभी अभी मैं थोड़ी देर बाद एनएस लुकअप करूंगा तो गूगल का आईपी कुछ और होगा, आप घर जाके करेंगे तो कुछ और होगा। सही है। अभी तो ये शायद वही दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने कनेक्शन को रीसेट करके या थोड़ी देर के बाद चेक करें या आप लोग चेक करें तो आप देखेंगे कि ये आईपी मुख्तलिफ भी आ सकता है। और ये मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि जनाबे वाला देखो, आईपी एड्रेस आप देते हो कंप्यूटर को, और अगर एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही वेबसाइट चलाओ तो ये उसका कितना इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। एक वेबसाइट है, थोड़ा सा वर्कलोड है, और नॉर्मली ये वेबसाइट चल रही होती है सर्वर्स के ऊपर, और सर्वर्स तो आप कॉस्टली लेते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन के, ठीक है। अमूमन अच्छे सर्वर्स हैं 40-50 लाख में, नॉर्मल जो हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन में रखे होते हैं, तो एक सर्वर के ऊपर, ठीक है। अभी हम वर्चुअलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आईपी जो होता है वो एक मशीन का होता है, तो एक मशीन पे एक वेबसाइट चलाना तो कोई दानिशमंदी की बात नहीं है ना, ठीक है। तो होता ये है कि हम एक ही आईपी के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स चला रहे होते हैं। तो ये भाई का जो सवाल है कि एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल डोमेन्स चल सकती हैं, नो इश्यू। इसी तरह ये तो बात है छोटी वेबसाइट्स के लिए, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट इतनी ज्यादा यूज होती है, जैसे आप देखें रिजल्ट आता है तो बहावलपुर की बोर्ड की वेबसाइट उस दिन क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, बिल्कुल लोड की वजह से बैठ जाती है। अब गूगल के बारे में इमेजिन करें कि दुनिया में एक एक 60 सेकंड्स में कितनी क्यूरीज होती हैं। आप अभी यहां पे लिखें, अच्छा ये अब 2019-21 के स्टैट्स हैं, तो आप ये देखें कि एक 60 सेकंड्स के अंदर 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख क्यूरीज फेसबुक के ऊपर होती हैं, और गूगल इधर होगा कहीं, अगर आप उस पर देखें तो उसमें कितनी क्यूरीज होती हैं 60 सेकंड्स के अंदर। शायद यहाँ गूगल तो मुझे नजर नहीं आ रहा, हम ये देख लेते हैं, लेट से ये 2000, ये तो पुरानी स्टैट्स हैं, 2019 की देख लेते हैं जी। 2019 की स्टैट्स के मुताबिक 60 सेकंड में 3.8 मिलियन मतलब 38 लाख क्यूरीज गूगल के ऊपर सर्च की जाती हैं। 38 लाख, तो 38 लाख इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज ह्यूज नंबर। तो ऐसा शायद फिजिबल ना हो सके कि दुनिया में एक ही कंप्यूटर पड़ा हो और ये 38 लाख क्यूरीज को हैंडल कर रहा हो। और दूसरी बात उसमें देर भी बहुत लगेगी, पूरी दुनिया में क्यूरीज एक ही कंप्यूटर के पास एक जगह पे जा रही है। तो ऐसी जो जाइंट कंपनीज हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, तो इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने अपने रीजन्स में सर्वर्स रखे होते हैं जो नियर बाई लोकेशन होती है उस डाटा सेंटर से उस क्यूरी को रिजॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप अभी भी मैं आपको चेक करवाऊं तो गूगल और फेसबुक के आपको हजारों आईपी मिल जाएंगे, एक आईपी नहीं। गूगल के पीछे कितने आईपीज हैं, हजारों, पूरे पूरे नेटवर्क्स हैं।
ठीक है, वो हम अभी कमांड लगा के चेक कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक आईपी के ऊपर भी क्या हो सकता है, मल्टीपल वेबसाइट्स हो सकती हैं, और एक डोमेन के ऊपर भी, एक एक डोमेन जो है वो मल्टीपल आईपीज पे भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको एनएस लुकअप का मतलब समझ आ गया। और इसी तरह लाइनक्स के अंदर कमांड होती है डिग, DIG, उसके जरिए हम जो है इस तरह की रिजॉल्व क्यूरीज जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और डीएनएस का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इधर नहीं है, हमारे लोकल नेटवर्क के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये वाला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या कर सके, आईपी की बजाय नाम पे कम्युनिकेशन कर सके, तो हम डीएनएस सर्वर रन कर सकते हैं। वैसे आपके कंप्यूटर में एक सर्विस होती है, उसको हम कहते हैं नेट बायोस। ये सर्विस बाय डिफॉल्ट चल रही होती है भाई। ठीक है, नेट बायोस, ये सर्विस बाय डिफॉल्ट ऑन होती है लोकल एरिया के ऊपर, ये ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। अक्सर आपने देखा आप आपस में विंडो वर्क ग्रुप ओपन करें तो साथ वाले कंप्यूटर जो शेयर होते हैं उनका नाम उधर आ रहा होता है, वो इसी सर्विस की वजह से आ रहा होता है। और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये सर्विस कहां से ऑलरेडी इनेबल्ड होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जा रहा हूं, एक सेकंड। अच्छा जी, तो अब यहां से हम देखते हैं कि हमारा आईपी क्या है। डिटेल्स में जाएं तो ये देखें, ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका सबनेट मास्क है, ये हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। लेकिन ये देखो ये क्या है, ये हमारा डीएनएस सर्वर है। तो जब भी आपको आईपी मिलता है तो साथ में क्या मिलता है आपको, क्योंकि मेरे कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि मैंने फलां डीएनएस सर्वर के पास जाना है। ठीक है, तो जब भी मुझे आईपी मिलता है तो साथ में मुझे डीएनएस भी मिलता है। और ये सिर्फ कंप्यूटर्स की बात नहीं हो रही, अगर ये डीएनएस नहीं मिलेगा तो फिर मैं सिर्फ आईपी की बुनियाद पे कम्युनिकेशन कर सकता हूं, नामों की बुनियाद पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर्स, एक से ज्यादा भी डीएनएस सर्वर, इससे ज्यादा भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा एक बात याद रखें कि ये तो हमने बात की ब्राउजर में हम ये लिखते हैं तो ट्रांसलेट, ये जो मोबाइल पे तुम लोग व्हाट्सएप की एप्लीकेशन चलाते हो, स्काइप चलाते हो, आईमो चलाते हो, जीमेल की एप्लीकेशन चलाते हो, यूट्यूब की चलाते हो, तो ये कैसे ओपन होती हैं? जाती तो ये भी तो यूट्यूब के सर्वर के पास ही है ना। तो सर्वर की शिनाख्त क्या है, इंटरनेट की दुनिया में हर चीज की शिनाख्त क्या है, उसका आईपी। तो असल में एप्लीकेशन को जब क्लिक करते हैं तो हमें लिखना नहीं पड़ता, वो यूट्यूब वालों ने जो एप्लीकेशन बनाई है उसके अंदर उन्होंने अपना आईपी डाला हुआ है। वो जैसे तुम ओपन करते हो तो फौरन कनेक्शन कहां पे स्टैब्लिश होता है, यूट्यूब वालों के सर्वर के साथ। व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप वालों के सर्वर के साथ, उनके आईपी के ऊपर। तो ये बेसिक्स अगर तुमने अपनी स्ट्रांग रखी तो तुम कभी नेटवर्क्स में जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात कभी नहीं भूलनी, कभी मिस नहीं कर जाना। देखो आईपी इज आइडेंटिटी, और वो लाजमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैं बता रहा था आपको नेट बायोस के बारे में। तो ये मैं कनेक्शन की प्रॉपर्टीज ओपन कर रहा हूं, तो हम इसकी एडवांस प्रॉपर्टीज में जाने की कोशिश करते हैं। एडवांस, तो यहां पे ये देखें, ये देखें, ये नेट बायोस की सर्विस जो है, ये देखें बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, ऑन होती है। इसको आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं।
क्योंकि ओवर द नेटवर्क ये अच्छी चीज भी है, लेकिन एक रिस्क भी है कि आप अपनी प्राइवेसी रखनी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम, आप अगर सेम नेटवर्क में वर्क ग्रुप में बैठे हुए हैं तो आपकी डिटेल्स जो है साथ वाले कंप्यूटर के पास ना जाएं, तो इसको डिसेबल कर दें। अमूमन बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, इनेबल्ड होती है, ठीक है। और अब आखिर में एक और चीज, विंडोज के अंदर एक फाइल होती है, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, इसके अंदर सॉरी सी के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, ये पाथ मैं आपको लिखवा दूंगा, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 के अंदर आपका फोल्डर होगा ड्राइवर्स का या ईटीसी का फोल्डर होगा, ड्राइवर्स का फोल्डर है, ठीक है। ये ऊपर से पाथ गौर करते जाएं, विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स, ठीक है। और ड्राइवर्स के बाद ईटीसी, और ईटीसी के बाद ये एक फाइल है होस्ट फाइल। क्या फाइल है? होस्ट फाइल, ठीक है। बेसिकली हमारा जो ब्राउजर होता है वो कहीं जाने से पहले, वो डीएनएस सर्वर से राब्ता करने से पहले, होता यह है कि जब हम अपना ब्राउजर चलाते हैं ना, वो फौरन होस्ट फाइल में जो एंट्रीज होती हैं वो उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, अपलोड कर लेता है। ये एक मैनुअल फाइल है। जब डीएनएस सर्वर्स नहीं हुआ करते थे तो ये होस्ट फाइल के बजरिए हम नामों से नेम टू आईपी मैपिंग करके ट्रांसलेशन करवा लेते थे। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन करने का ये तरीका है, वो ये कहता है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ जिस वेबसाइट का आप रिजॉल्व करवाना चाहते हैं उसका आईपी लिखें, और यहाँ पे उसका क्या लिखें, उसका नाम लिख दें, और ये हैश साइन जो है ये आप खत्म कर देंगे। अब आप उस वेबसाइट, आपका कंप्यूटर उस वेबसाइट को बाय नेम, लेकिन ये सिर्फ लोकली है, ये बाकी दुनिया के लिए काम नहीं करेगी ये वाली होस्ट फाइल, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर के लिए करेगी। ये फाइल इसलिए फायदेमंद है कि फॉर एग्जांपल आप एक लैब करना चाह रहे हैं, आप 2-3 कंप्यूटर हैं, आप चाहते हैं कि आप साथ वाले कंप्यूटर को जो है उसके नाम से, नेट बायोस नहीं चल रहा, फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे कोई वेबसाइट कोई और सर्विस चलाई है, तो आप चाहते हैं आप उसको नाम से एक्सेस करें, तो आप उसका आईपी यहाँ पे लिख दें और ये लिख दें। या ये आप अपने बच्चों से भी, फॉर एग्जांपल आप इससे ट्रिक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आपने अपने बच्चों का यूट्यूब बंद करना है, आप क्या करें, यहाँ पे कोई उलट पुलट सा आईपी लिख दें, कोई फॉर एग्जांपल कोई गेमिंग वेबसाइट का या किसी और वेबसाइट का आईपी लिख दें और यहाँ लिख दें www.youtube.com। अब बच्चा खोलेगा youtube.com, लेकिन वो रिजॉल्व किस में हो जाएगी, इस आईपी में, ठीक है। तो ये होस्ट फाइल जो होती है बाय डिफॉल्ट लाइनक्स के अंदर भी मौजूद होती है, ईटीसी के अंदर होस्ट फाइल होती है, या resolve.conf की भी एक फाइल होती है, वो तो सर्वर्स बताने के लिए होती है, होस्ट फाइल होती है इसी पर्पस के लिए। और ये इस विंडोज के अंदर भी होस्ट फाइल होती है, इसका पर्पस भी यही होता है, ठीक है। अब ये देखो मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए क्या किया हुआ है, एक मैंने वेबसाइट लिखी है over.kfuit और ये आईपी लिखा है। अब मैं अगर ओवर लिखूंगा तो वो इस आईपी पे रिजॉल्व होगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, अगर आपने भी इसी पे करना है तो आप भी अपने होस्ट फाइल में डाल लें, लेकिन अगर आप सोचें कि पूरी दुनिया के निज़ाम अगर ऐसे मैनेज करना, दुनिया में करोड़ों वेबसाइटें हैं, मैं 1 बाय 1 होस्ट फाइल में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। उसका वही हायरार्किकल तरीका जो मैंने आपको बताया वही पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेड है, और डीएनएस अब एक डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, डिफॉल्ट सर्विस है जो पूरी दुनिया में यूज होती है, ठीक है जी। और हमने ये बनानी भी है, डीएनएस जो है जिस पढ़ना नहीं है, हमने अब जो है अपने आने वाले लेक्चर में डीएनएस सर्वर बना के देखना है, हम उसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे, रिजॉल्व करवा के देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आज हमने ये देखा है कि डीएनएस जो है इसका क्या पर्पस है नेटवर्क में और किस तरह ये वर्क करता है। मजीद आप इसके बारे में पढ़ के आएंगे, ठीक है, और कल हम जो है बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।